गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हम लोगों ने समद्वय पार्श्विक पर्ण के बारे में बात की थी कि जो समद्वय पार्श्विक पर्ण होती है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी एनाटॉमी कैसी होती है और उसके अंदर भी जो क्रॉन्ज शारीरिकी वाली, जो क्रॉन्ज एनाटॉमी वाली पर्ण पाई जाती हैं उनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर जो क्रॉन्ज शारीरिकी की जो पर्ण पाई जाती है उसमें ग्रेना के अंदर फोटोसिस्टम सेकंड एब्सेंट होता है। केवल यही अंतर होता है C4 और C3 पादपों के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोमेटा। स्टोमेटा रंध्र। यहां जो एपिडर्मिस पाई जाती है, चाहे हम समद्वय पार्श्विक पर्ण की बात करें चाहे हम पृष्ठाधारी पर्ण की बात करें, दोनों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा में इस दोनों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं और स्टोमेटा कहां होते हैं? एपिडर्मिस पर। तो यहां एपिडर्मिस पर एपिडर्मिस सेल्स के साथ साथ स्टोमेटा भी उपस्थित होते हैं। एपिडर्मिस सेल्स के साथ साथ में यहाँ पर अकेली एपिडर्मिस सेल्स नहीं होती हैं, इनके साथ साथ यहाँ पर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें पृष्ठाधारी पर्ण की, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पृष्ठाधारी पर्ण, पहले लेक्चर में बताया था आपको। तो यहाँ पर जो पृष्ठाधारी जो पर्ण होती हैं, पृष्ठाधारी पर्ण के अंदर जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, ये स्टोमेटा कहाँ पाए जाते हैं? अपर सरफेस पर। अपर सरफेस पर पाए जाते हैं। लेकिन कुछ के अंदर अपर और लोअर दोनों में, कुछ प्लांट के अंदर क्या होता है? अपर पर भी उपस्थित होंगे और लोअर पर भी उपस्थित होंगे, दोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? उभयरंध्री। जहां दोनों सरफेस पर उपस्थित होते हैं उनको हम उभयरंध्री कहते हैं। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो समद्वय पार्श्विक पर्ण होती हैं वो कैसी होती हैं? उभयरंध्री, क्योंकि इनके लोअर और अपर सरफेस ऐसी तो कोई चीज होती नहीं है, दोनों समान प्रकार की होती हैं और दोनों ही सरफेस पर यहाँ पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो जो समद्वय पार्श्विक पर्ण होती हैं वो कैसी होती हैं? उभयरंध्री प्रकार की होती हैं, दोनों सरफेस पर स्टोमेटा होते हैं। लेकिन पृष्ठाधारी पर्ण पर मैक्सिमम पर केवल अपर सरफेस पर होते हैं और जिन पर पाए जाते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर वो कैसी होती हैं? उभयरंध्री प्रकार की होती हैं। जो पादप जल निमग्न होते हैं, जल निमग्न, इन जल निमग्न पादपों में स्टोमेटा क्या होते हैं? एब्सेंट। लेकिन जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, जो फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, पानी की सतह पर तैरने वाले जो पादप होते हैं, इन पादपों की अपर सरफेस पर स्टोमेटा उपस्थित होते हैं। और लोअर सरफेस किसके टच में रहती है? पानी के टच में। तो केवल यहाँ पर अपर सरफेस पर ही स्टोमेटा पाए जाते हैं, लोअर सरफेस पर यहाँ पर स्टोमेटा नहीं पाए जाते फ्लोटिंग प्लांट के अंदर। जालिकावत श्राविन्यास में पहले लेक्चर में मैंने आपको लोगों को बताया था, जालिकावत जो श्राविन्यास होता है, इस जालिकावत श्राविन्यास में स्टोमेटा कैसे होते हैं? बिखरे हुए। में स्टोमेटा होते हैं बिखरे हुए। लेकिन समानांतर श्राविन्यास में स्टोमेटा कैसे होते हैं? समानांतर पंक्तियों में, समानांतर पंक्तियों में पाए जाते हैं। अब यहां पर किसी भी लीफ के अंदर, किसी भी पादप में रंध्रों की आपेक्षिक संख्या को अगर ज्ञात करें हम, किसी भी पादप में, किसी भी पादप में
रंध्रों की आपेक्षिक संख्या, इस आपेक्षिक संख्या को हम किसके द्वारा व्यक्त करते हैं? यहाँ पर जो रंध्रों की आपेक्षिक संख्या पाई जाती है इसको हम स्टोमेटल इंडेक्स के द्वारा, तो किसके द्वारा? स्टोमेटल इंडेक्स के द्वारा शो करते हैं। यहाँ पर जो रंध्रों की आपेक्षिक मात्रा पाई जाती है, संख्या पाई जाती है, इस संख्या को हम स्टोमेटल इंडेक्स के द्वारा शो करते हैं। तो इसको निकालते कैसे हैं? इस स्टोमेटल इंडेक्स को हम निकालते कैसे हैं? तो यहाँ पर SI बराबर स्टोमेटल इंडेक्स बराबर रंध्रों की संख्या अपॉन रंध्रों की संख्या प्लस एपिडर्मिस सेल्स की संख्या इंटू 100। तो यहां पर रंध्रों की संख्या अपॉन रंध्रों की संख्या प्लस एपिडर्मिस सेल्स की संख्या इंटू 100 के जरिए हम किसको निकालते हैं? SI को, स्टोमेटल इंडेक्स को निकालते हैं। किसी भी पादप में रंध्रों की कितनी संख्या होती है उस आपेक्षिक संख्या को हम यहाँ पर निकालते हैं। अब यहाँ पर जो आपेक्षिक संख्या हम निकाल रहे हैं, ये आपेक्षिक संख्या इकाई क्षेत्रफल में मापी जाती है। रंध्रों की संख्या और एपिडर्मिस सेल्स की जो संख्या है, इन दोनों की जो संख्या है वो दोनों की संख्या यहाँ पर इकाई क्षेत्रफल में नापी जाती है। इकाई क्षेत्रफल में मापी जाती है। जैसे डाइकोट में बात करें, एक नॉर्मल स्टोमेटल इंडेक्स अगर हम डाइकोट प्लांट्स में देखें तो डाइकोट प्लांट्स में एक नॉर्मल स्टोमेटल इंडेक्स कितना आता है? तो ये आता है 1,00,000 पर वर्ग मिलीमीटर, 1,00,000 पर वर्ग मिलीमीटर आता है डाइकोट प्लांट में सामान्य तौर पर। वैसे हर स्पीसीज उसके प्रजाति के अंदर, स्पीसीज के अंदर अलग अलग पाया जाता है, जरूरी नहीं है सेम हो, लेकिन एक आपेक्षिक रूप से जो हम निकाल रहे हैं वो ये आता है डाइकोट प्लांट का। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्टोमेटा की संरचना क्या होती है, रंध्र की संरचना। जो यहाँ स्टोमेटा पाए जा रहे हैं, जो रंध्र यहाँ पर पाए जा रहे हैं, इस रंध्र की संरचना क्या होती है? आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा है कि जो रंध्र होते हैं, ये रंध्र दो गार्ड सेल से, दोनों की दोनों गार्ड सेल्स होती हैं जो किडनी शेप्ड होती हैं, उनसे बने हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो दो द्वार कोशिकाएं होती हैं, ये कैसी होती हैं? किडनी शेप। किडनी आकार की। अब इन द्वार कोशिकाओं के दोनों चारों तरफ, क्योंकि मेन जो रंध्र हैं वो रंध्र तो दो द्वार सेल्स से बने हुए हैं। इन दोनों द्वार सेल्स के चारों ओर सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं, सहायक सेल्स।
उपस्थित होती हैं और इन सहायक सेल्स की संख्या प्रत्येक प्रजाति के अंदर अलग अलग पाई जाती है। सभी के अंदर सहायक सेल्स की संख्या समान नहीं होती, किसी के अंदर 1 मिलेगी, कहीं 2 मिलेंगी, कहीं 4 मिलेंगी, कहीं 6 मिलेंगी। तो इनकी जो संख्या होती है वो प्रत्येक प्रजाति में कैसी होती है, अलग अलग पाई जाती है। तो यहाँ जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये गार्ड सेल्स सहायक सेल्स से घिरी हुई होती हैं। अब जो ये सहायक सेल्स हैं, ये सहायक सेल्स की जो संख्या पाई जाएगी वो प्रजाति के अनुसार कैसी होती है, अलग अलग होती है। गार्ड सेल्स के अंदर खुद का केंद्रक पाया जाता है और केंद्रक के साथ साथ यहां पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। गार्ड सेल्स में इसके साथ साथ यहां पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ईआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सभी यहां पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। क्लोरोप्लास्ट तो होता ही है, चारों तरफ ये दिख रहा है जो क्लोरोप्लास्ट है। यहां ये जो हमको नजर आ रहा है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल्स, सहायक सेल्स, एसेसरी कहें या सब्सिडरी कहें। अब यहां पर जो स्टोमेटा ओपन होते हैं, स्टोमेटा ओपन और क्लोज की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कैसे होती है, कब स्टोमेटा ओपन होते हैं और कब स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो यहां पर इनके खुलने और बंद होने की जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस गार्ड सेल्स की स्फीति दाब पर निर्भर करती है। गार्ड सेल्स के स्फीति दाब पर निर्भर करती है। अगर गार्ड सेल्स में स्फीति दाब कम और ज्यादा हो रहा है तो इस कम ज्यादा के आधार पर स्टोमेटा ओपन होंगे और क्लोज होंगे। तो यहाँ पर गार्ड सेल्स के जो स्फीति दाब कम ज्यादा होने के आधार पर ये खुलते हैं और बंद होते हैं। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने पढ़ा है कि यहाँ पर पोटेशियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर इनके स्फीति दाब में परिवर्तन होता है। तो वो सेकेंड ईयर की बातें हैं, इतना डिटेल नहीं देखेंगे। तो यहाँ ये इसकी संरचना होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो स्टोमेटा होते हैं, जो डाइकोट और मोनोकोट में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो वो यहाँ पर किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, डाइकोट के अंदर और मोनोकोट के अंदर, दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो यहाँ डाइकोट में देखते हैं, सबसे यहाँ जो स्टोमेटा के टाइप्स हैं, इन स्टोमेटा के टाइप्स को यहाँ गार्ड सेल और इन गार्ड सेल्स के साथ में जो सहायक सेल्स हैं, इनकी व्यवस्था के आधार पर बांटा गया है कि गार्ड सेल्स के साथ में सहायक सेल्स का अरेंजमेंट किस प्रकार से है। सहायक सेल्स का की जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो गार्ड सेल्स के साथ में किस प्रकार से है। तो देखिए, फर्स्ट देखते हैं रेननकुलस या एनोमासाइटिक स्टोमेटा। जो रेननकुलस प्रकार के स्टोमेटा पाए जाते हैं, इनमें जो सहायक सेल पाई जाती हैं, जो सहायक कोशिकाएं होती हैं, ये सहायक सेल्स अन्य सेल्स के समान होती हैं, अन्य सेल्स के समान। मतलब यहां जो स्टोमेटा के चारों तरफ और कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कोशिकाएं इनमें और इन सहायक सेल्स के अंदर ऐसी कोई अंतर नहीं पाया जाता इनके अरेंजमेंट में,
और ना संरचना के अंदर। तो यहाँ पर सहायक सेल और अन्य सेल्स जो होती हैं वो समान प्रकार की होती हैं, लेकिन चारों तरफ जो सहायक सेल प्रेजेंट हैं इनकी जो संख्या होती है वो संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। ऐसा नहीं है कि कितनी भी संख्या हो सकती है, संख्या निश्चित होती है। फॉर एग्जाम्पल रेननकुलेसी, रेननकुलेसी कुल, तंबाकू, क्रूसीफेरस। तो क्रूसीफेरस से समझ में आ रहा है एग्जाम्पल क्या होगा, क्रूसीफेरी फैमिली, क्रूसीफेरी कुल। यहां पर एनाइसोसाइटिक प्रकार के जो स्टोमेटा पाए जाते हैं, एनाइसोसाइटिक प्रकार के, यहां जो सहायक सेल होती हैं, यहां पर जो सहायक सेल की जो संख्या होती है, ये सहायक सेल की संख्या पाई जाती है 3। और ये 3 सहायक सेल्स किनको घेरे होती हैं, चारों तरफ से गार्ड सेल्स को घेरे होती हैं। आकार में बड़ी होती हैं, अनियमित आकार की होती हैं और चारों तरफ से ये गार्ड सेल्स को घेरे हुए पाई जाती हैं। क्रूसीफेरी कुल के सदस्य। आलू के अंदर रूबिएसियस, तो ये रूबिएसी फैमिली में पाई जाएंगी, रूबिएसी कुल, रूबिएसी कुल के अंदर पाई जाती हैं। यहां पर जो गार्ड सेल्स होती हैं या तो एक मिलती हैं या एक से अधिक मिलती हैं। सॉरी, सहायक सेल या तो एक होती है या एक से अधिक होती है, एक से अधिक होती है। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट कैसे होता है, ये गार्ड सेल है, अब इस गार्ड सेल को घेरे वाली जो सहायक सेल पाई जाएगी, ये सहायक सेल इस गार्ड सेल्स के समानांतर होती है। इसके अक्ष के कैसी होती है, समानांतर। तो यहाँ पर सहायक सेल अगर एक है तो इस प्रकार से होंगी, और एक से अधिक है, 2 हैं, तो इस प्रकार से होंगी। यहाँ इस प्रकार से इनको घेरे होंगी। इनकी अक्ष के ये अक्ष आ रही है तो इसके यहाँ पर समानांतर होगी। कैरियोफिलेसियस में क्या होगा, यहाँ कैरियोफिलेसियस में फॉर एग्जांपल कहाँ मिलेगा, कैरियोफिलेसी में यहाँ पर जो गार्ड सेल्स हैं, इन गार्ड सेल्स के अक्ष के समकोण पर उपस्थित होती हैं। गार्ड सेल्स के अक्ष के समकोण पर, कौन सी, सहायक कोशिकाएं। तो गार्ड सेल्स का अक्ष हम ये ले रहे हैं, दोनों के बीच में लेंगे अक्ष, तो यहां पर समकोण कहाँ आएगा, यहां। तो जो सहायक सेल होगी वो कहाँ उपस्थित होगी, वो यहां पर उपस्थित होगी। संख्या में या तो एक मिलेगी या फिर एक से अधिक होगी। ज्यादातर कैसी होती हैं, 2 पाई जाती हैं। तो ये इस प्रकार से उपस्थित होती है, ऊपर नीचे इसके अक्ष के समकोण पर प्रेजेंट होती है कैरियोफिलेसियस प्रकार के स्टोमेटा में। ये तो था डाइकोट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम मोनोकोट के अंदर। मोनोकोट में कोई नाम नहीं दिए गए हैं इनको, लेकिन यहां पर जो सहायक सेल्स हैं, सहायक सेल्स की जो संख्या है, संख्या के आधार पर यहाँ 4 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। संख्या के आधार पर मोनोकोट में 4 प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ। जहां टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, टाइप फर्स्ट में जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये गार्ड सेल्स 4 से 6 सहायक सेल्स से घिरी होती है। 4 से 6 सहायक सेल्स से घिरी होती है। गार्ड सेल्स को 4 से 6 सहायक सेल्स यहां पर घेरे हुए होती हैं। ये
एक वलय में उपस्थित हो सकती हैं। जिंजीवरेसी, मुंह फॉर एग्जाम्पल जिंजीवरेसी, मुमेसी। गार्ड सेल के चारों तरफ क्या बना लेती हैं? ये रिंग बना लेती हैं, एक रिंग में प्रेजेंट होती हैं। टाइप सेकंड में जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये गार्ड सेल्स 4 सब्सिडरी सेल्स से घिरी होती हैं, 4 सहायक सेल्स से घिरी होती हैं। अब यहाँ पर जो सहायक सेल्स होती हैं 4, ये दो के ग्रुप में होती हैं। 2 बड़ी होती हैं और 2 छोटी होती हैं। यहाँ पर 2 सहायक सेल्स कैसी होंगी? बड़ी होंगी, और 2 सहायक सेल्स कैसी होंगी? छोटी होंगी। तो यहाँ पर जो गार्ड सेल्स है वो 4 सहायक सेल्स से घिरी होगी, जिसमें 2 बड़ी सहायक सेल होंगी और 2 छोटी सहायक सेल होती हैं। तो ये भी यहाँ पर इनको चारों ओर से घिरे हुए होती हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंडेसी, पामिकुल, पेंडेसी, पामिकुल, पेंडेसिकुल, पामिकुल। जो छोटी होती हैं ये गोलाकार होती है, बड़ी अनियमित आकार की होती है। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप थर्ड की। जो टाइप थर्ड पाया जाता है ये जिंकेसी, ग्रेमनी, जिंकेसी, साइप्रेसी, जो कुल पाए जाते हैं इनके अंदर पाई जाती है। और यहाँ जो गार्ड सेल होती है, ये गार्ड सेल चारों ओर से 2 सहायक सेल से घिरी होती है, सब्सिडरी सेल से घिरी होती है। गार्ड सेल्स 2 सहायक सेल से घिरी हुई होती हैं, और ये सहायक सेल्स पार्श्व स्थिति में होती हैं। पार्श्व स्थिति में मतलब ये अगर गार्ड सेल्स हैं तो सहायक सेल्स कैसे होंगी? ऐसे, दोनों की दोनों पार्श्व स्थिति में उपस्थित होंगी। टाइप फोर्थ के अंदर गार्ड सेल्स के चारों तरफ कोई भी सब्सिडरी सेल्स नहीं पाई जाती, कोई भी सहायक सेल्स नहीं पाई जाती। गार्ड सेल्स कैसी होती हैं? अकेले ही होती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सिडरी सेल्स नहीं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल इरिडेसी, लिलिएसी, आर्किडेसी, इरिडेसी, लिलिएसी, आर्किडेसी फैमिली के अंदर टाइप फोर्थ पाया जाता है। तो यहाँ पर सहायक सेल किस प्रकार से गार्ड सेल को घेरे हुए है, इसके आधार पर मोनोकॉट में भी 4 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है और डाइकॉट में भी 4 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। अब यहाँ पर जो रंध्र होते हैं, इन रंध्रों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो यहाँ पर जो रंध्र पाए जाते हैं वो रंध्र 3 प्रकार की उत्पत्ति के पाए जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।